हेलो एंड वेलकम बैक स्टूडेंट्स। स्टडी ग्रुप में आपका स्वागत है। और हम लोग बात कर रहे थे अपनी ज्योग्राफी क्लास के बारे में, जहां हमने अपने पिछले वीडियोस में देखा हिमालय की उत्पत्ति, माउंटेन्स के बारे में जाना और प्रायद्वीपीय पठार के कुछ पहाड़ों के बारे में जाना, जिसमें हम लोगों ने अरावली माउंटेन्स के बारे में देखा, विंध्यास के बारे में देखा, सतपुड़ा के बारे में देखा और अब हम लोग पश्चिमी घाट यानी वेस्टर्न घाट्स के बारे में जानेंगे। तो आइए देखते हैं वेस्टर्न घाट्स के बारे में। देखिए, इससे पहले जो हम लोगों ने जाना था, तो एक बार मैं आपको बता देता हूँ पिछली क्लास में क्या देखा। देखिए, इससे पहले की क्लास में हम लोगों ने देखा कि ये हमारी अरावली है, कहाँ से कहाँ तक गई हुई है। उसके बाद हम लोगों ने देखा विंध्यास के बारे में, उसके बाद हम लोगों ने देखा सतपुड़ा के बारे में और फिर हम लोगों ने जाना महाभारत रेंज के बारे में। इतने सब के बारे में हम लोग जान चुके हैं, ठीक है। उसके बाद अब हम लोग देखेंगे पश्चिमी घाट के बारे में और जानेंगे इसकी उत्पत्ति और इसकी बड़ी चोटियों के बारे में। तो देखिए, शुरू करते हैं। ये हमारा है पश्चिमी घाट। ठीक है, अगर हम पश्चिमी घाट की बात करें तो देखिए, यह ताप्ती नदी के मुहाने से लेकर इलायची की पहाड़ियों तक फैला हुआ है, ठीक है, जो कि यहां से देखिए, यहां से यहां तक है, ठीक है, इलायची की पहाड़ियों तक फैला हुआ है। और देखते हैं, यह एक निरंतर चोटी है। और देखिए, इसकी लंबाई एवं ऊंचाई पूर्वी घाट से अधिक है, और उसके बाद देखते हैं, देखिए, ये वो हिस्सा है जो गोंडवाना लैंड में अफ्रीका से जुड़ा हुआ था, ठीक है। तो पश्चिमी घाट वो हिस्सा है जो गोंडवाना लैंड में अफ्रीका से जुड़ा हुआ था। तो देख लेते हैं, यह वह भाग है जो गोंडवाना लैंड में अफ्रीका से जुड़ा हुआ था। देखिए, गोंडवाना लैंड और लॉरेशिया और पेंजिया, ये सब क्या है, इसके बारे में मैं विस्तार से अपने पहले वीडियो में बता चुका हूं, तो आप वहां से भी देख सकते हैं। चलिए फिर आगे देखते हैं। देखिए, इसको 3 भागों में बांटा जा सकता है, यहां से यहां तक। तो देखिए, महाराष्ट्र, सबसे पहले अगर पश्चिमी घाट की बात करें तो ये रहा हमारा पश्चिमी घाट। देखिए, यहां से यहां तक का हिस्सा तो महाराष्ट्र में आएगा। उसके बाद यहां से यहां तक का हिस्सा जो है वो आएगा हमारा गोवा कर्नाटक में। और उसके बाद यहां से यहां तक का जो हिस्सा है वो हमारा आएगा मालाबार तट में। ये 3 तरीके से विभाजित किया गया है इसको। तो देख लेते हैं, अगर हम सबसे ऊंची चोटी की बात करें, देखिए, अगर हम सबसे ऊंची चोटी की बात करें, अच्छा, कुछ चीजें उससे पहले जान लेते हैं। देखिए, यहां पर कालसूबाई है और ये वाला जो एरिया है ये ब्रह्मगिरी हिमालय का है और ये वाला जो है ये नीलगिरी पहाड़ियों का है, ठीक है। ये वाला जो हिस्सा है ये नीलगिरी पहाड़ियों का है, नीलगिरी, ये ब्रह्मगिरी, ठीक है। तो ये सब कुछ इसके डिवीजन है, इनके नाम है। तो अगर सबसे ऊंची चोटी का हम वर्णन करें तो वो है डोडा बेटा। देखिए,
डोडा बेटा, जिसकी ऊंचाई लगभग 2700 मीटर की है। ठीक है, अगर इसकी लंबाई की बात करें तो 2637 मीटर के करीब इसकी ऊंचाई है। ठीक, उसके बाद अगर हम लोग देखते हैं तो डोडा बेटा हमारा कहां पर है, यहां पर है डोडा बेटा। और उसके बाद यहां पर एक और चोटी है, दूसरी सबसे ऊंची चोटी। दूसरी सबसे ऊंची चोटी की बात करें, चोटी की, तो वो है अनाईमुडी। अनाईमुडी जो कि केरला में है, जो कि केरला में है। ठीक है, और उसके बाद अगर हम देखें महाराष्ट्र की सबसे ऊंची चोटी, महाराष्ट्र की सबसे ऊंची चोटी के बारे में, तो ये हो जाएगी हमारी कालसूबाई। ठीक है, तो इनके बारे में हम लोग कुछ जानते हैं। और कालसूबाई की ऊंचाई है लगभग 1767 मीटर। तो ये हो गया हमारा पश्चिमी घाट के बारे में। यहाँ पश्चिमी घाट के बारे में हम लोगों ने देखा कि इसका ओरिजिन कहां से कहां तक है, इसका ओरिजिन कहां से कहां तक है। फिर इसके अंतर्गत कौन कौन सी पहाड़ियां आती, जैसे कालसूबाई पहाड़ियां, ब्रह्मगिरी की पहाड़ियां जो कर्नाटक और उसके आसपास के क्षेत्र में है, फिर नीलगिरी की पहाड़ियां जो उसके आसपास के क्षेत्र में है। फिर इस पूरे पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी की अगर हम बात करें तो सबसे ऊंची चोटी है डोडा बेटा, जिसकी ऊंचाई है 2637 मीटर, और ये है नीलगिरी पहाड़ियों के पास अनाईमुडी के थोड़ा सा ऊपर। उसके बाद अगर हम दूसरी सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो वो है अनाईमुडी, जो कि हमारी दक्षिण में केरल में। उसके बाद अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो यहाँ पर है कालसूबाई, जो महाराष्ट्र की सबसे ऊंची चोटी है। और एक चीज और जान लेते हैं, देखिए भाई, पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट को सह्याद्री के नाम से भी जानते हैं, नाम से भी जानते हैं। और देखिए यह दक्षिण में, यह दक्षिण की ओर ऊंचाई में बढ़ता जाता है। ठीक है, चलिए ये हो गया हमारा पश्चिमी घाट के बारे में। अब हम लोग देखते हैं पूर्वी घाट के बारे में। तो देखते हैं पूर्वी घाट। देखिए, अगर आप एक बार इसे रिवाइज कर लेंगे या नोट्स बना लेंगे तो चीजें आपको एक बार में क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, यहीं से, इससे बाहर कहीं से भी क्वेश्चन एसएससी, सीएचएसएल और आरआरबी वगैरह में इससे बाहर से क्वेश्चन कहीं से नहीं आएंगे। चलिए पूर्वी घाट के बारे में देखते हैं। पूर्वी घाट के बारे में देखते हैं। चलिए पूर्वी घाट के बारे में देखते हैं। अगर पूर्वी घाट के बारे में देखा जाए तो देखिए ये बहुत डिसकंटिन्यूअस है। तो अगर हम पूर्वी घाट के बारे में देखें तो यह डिसकंटिन्यूअस है। सबसे पहली बात, मीन्स निरंतर नहीं है। तो यह निरंतर क्यों नहीं है, देखिए एक्चुअली है क्या, बहुत सारी नदियां हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया गोदावरी नदी है, ठीक है, और कृष्णा नदी है, और फिर ये कावेरी नदी है। ठीक है, आपको दिख रहा होगा। तो इनके ये जो डेल्टा है, ठीक है, इनके जैसे ये जो डेल्टा है, तो लिखिए इसमें, अगर आप लिखना चाहें कि कृष्णा, महानदी, गोदावरी एवं कावेरी नदियों के डेल्टा ने पूर्वी घाट को निक्षेपित करके तोड़ दिया है। ठीक है, तो इनके डेल्टाओं के निर्माण की वजह से ही
जो हमारा पूर्वी घाट है वो टूटा हुआ है, आपको भी दिख रहा होगा। ये जो बंगाल की खाड़ी में जल गिराने के लिए ये नदियां डेल्टा का निर्माण करती हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था नदियों वाले चैप्टर में कि पूर्व की ओर ढलान बहुत कम है। अगर हम लोग ढलान की बात करें तो देखिए, अगर हम ढलान की बात करें तो ऐसे कुछ ढलान है। ये हमारा पश्चिमी घाट है और ये पूर्वी घाट है। तो जो ढलान है हमारा वो पूर्व की ओर है। इस वजह से नदियां ज्यादातर बंगाल की खाड़ी में जल गिराती हैं। सिर्फ कुछ नदियों का अपवाद ले लिया जाए अगर तो, जैसे नर्मदा और ताप्ती, तो यहाँ पर डेल्टा निर्माण करती हैं और डेल्टा की वजह से ही जैसे पानी बार बार पत्थर पे जाता है तो पत्थर कट जाते हैं, वैसे ही इन्होंने काट दिया है और अब पूर्वी घाट कंटिन्यू नहीं रह गया, निरंतर नहीं रह गया है। और इसकी अगर पश्चिमी घाट की तुलना में देखा जाए तो इसकी ऊंचाई भी बहुत कम है। ठीक है, तो इस हिसाब से देखा जाए डिसकंटिन्यूअस है और कृष्णा, महानदी, गोदावरी एवं कावेरी नदियों के डेल्टा ने पूर्वी घाट को निक्षेपित कर दिया है। अच्छा, अगर हम बात करें कि कहां कहां से बहती, तो देखिए पश्चिम बंगाल कहां कहां तक फैला हुआ है। पश्चिम बंगाल में है, ओडिशा में है, आंध्र प्रदेश में है, कुछ हिस्सा इसका तेलंगाना में भी है। ठीक है, देखिए यहाँ पर ऐसे एक आध पहाड़ियां ऐसे इसकी हो गई हैं ऐसे, तो कुछ हिस्सा इसका तेलंगाना में भी है। उसके बाद देखते हैं तमिलनाडु, तमिलनाडु में भी है। ठीक है, पश्चिम बंगाल हो गया, उड़ीसा हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, तेलंगाना हो गया, तमिलनाडु हो गया। ये कुछ राज्य हैं जहां पर ये फैला हुआ है। जो हमारा पश्चिम पूर्वी घाट है वो इतनी जगहों पे फैला हुआ है। उसके बाद हम लोग जानते हैं इसकी सबसे ऊंची चोटी के बारे में। तो अगर सबसे ऊंची चोटी की बात करें, सबसे ऊंची चोटी, तो देखिए अगर एनसीईआरटी के माध्यम से आप जाएं तो एनसीईआरटी में सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी है, महेंद्रगिरी पर्वत, जो कि 1501 मीटर ऊंचा है और यह उड़ीसा राज्य में है। देखिए उड़ीसा राज्य में यहाँ पर गजपति जिले में है, गजपति जिले में महेंद्रगिरी है और ये पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। और अगर आप मतलब अनऑफिशियल तरीके से जानना चाहें, वैसे आपको आंसर जब भी कभी टिक लगाना हो क्वेश्चन में, और ये क्वेश्चन में दिया है तो आपको यही टिक लगाना है। लेकिन बाय द वे अगर ये आपको नहीं दिया रहता है तो आपको कौन सा टिक लगाना है ये मैं आपको बता देता हूं। देखिए फिर एक उत्तर है देवमाली, और देवमाली भी उड़ीसा में है। ये भी एक्चुअली ये अनऑफिशियल तरीके से पहाड़ है, चोटी नहीं है, तो इसलिए इसको इस क्राइटेरिया से बाहर कर दिया जाता है। महेंद्रगिरी चोटी है जो कि 1501 मीटर ऊंची है, इसलिए इसको कंसीडर किया जाता है। तो अगर कभी महेंद्रगिरी आपको ऑप्शन में नहीं मिलता तो आप देवमाली को भी टिक लगा सकते हैं, 1673 मीटर ऊंचा है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि हमारे प्रायद्वीपीय पठार का थोड़ा सा एक्सटेंशन है, वो पूर्वोत्तर के राज्यों में जाकर फैला हुआ है, जिसे हम शिलांग पठार के नाम से जानते हैं। तो वो भी हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। अगर हम लोग अपने प्रायद्वीपीय भारत की बात करें तो देखिए प्रायद्वीपीय भारत हमारा कैसा है, ये देखिए ऐसा है। ठीक है, प्रायद्वीपीय भारत हमारा देखिए कुछ ऐसा है, यहां तक जाता है, ये हमारा प्रायद्वीपीय। और उसके बाद ये इतना जो हिस्सा है ये भी प्रायद्वीपीय भारत का पठार है, इसको हम लोग शिलांग पठार कहते हैं, शिलांग पठार कहते हैं। और ये जो बीच में गैप आया है जिसको ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी, देखिए ये है गंगा नदी इधर से आ रही है, ये गंगा नदी है और ये ब्रह्मपुत्र नदी है, जो मैं आपको नदियों वाले चैप्टर में बता चुका हूं। तो इन दोनों के जो डेल्टा का निर्माण होता है और कटाव की वजह से इस पठार को, जो कि पहले यहां तक जुड़ा हुआ था, इसको इन दोनों नदियों ने काट दिया है। तो यहाँ पर इन नदियों के काटने की वजह से गैप आ गया है जिसको हम लोग मालदा गैप कहते हैं। तो ये हमारा मालदा गैप है। ठीक है, ये मालदा गैप है और इसको काटकर मुख्य पठारीय भाग से पूर्वोत्तर राज्य में शिलांग पठार को ब्रह्मपुत्र और गंगा नदियों ने अलग कर दिया है। तो हम लोग बस उसके बारे में जानेंगे, ये थोड़ा सा इसका एक टॉपिक रह गया है, उसके बारे में ही जान लेते हैं हम लोग। तो देखिए
अगर हम लोग शिलांग पठार के बारे में देखना चाहें, शिलांग पठार या मेघालय पठार भी इसको बोलते हैं, मेघालय पठार भी इसको बोलते हैं। तो देखिए ये इस तरीके से फैला हुआ है, ठीक है। और इसमें मुख्यतः 3 पहाड़ियां हैं, ठीक है। कौन कौन सी पहाड़ियां हैं देख लीजिए। अगर ये वेस्ट है और यानी पश्चिम और ये ईस्ट है, तो वेस्ट से ईस्ट की ओर जाते समय हम लोग देखते हैं सबसे पहले यहाँ पर है गारो, फिर यहाँ पर है खासी और यहाँ पर है जयंतिया। ये इस पहाड़ी पर, इस पठार पर रहने वाली जनजातियां भी हैं और पहाड़ों के नाम भी हैं। जो जनजाति जिस पहाड़ पे रहती है उसको उसी के नाम पर रख दिया गया है। तो अगर हम लोग देखें तो यह शिलांग पठार या प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है, ठीक है। यह यूपीटीटी 2020 में क्वेश्चन पूछा गया था और बहुत लोगों ने इसका गलत जवाब दिया था। एक्चुअली इसमें ऑप्शन दे दिया गया था कि आपको दिख रहा होगा इधर कि ये किसका भाग है। यहाँ पर हिमालय सबसे नजदीक है और बहुत लोगों ने हिमालय को अपना हिस्सा बता दिया था इसका, लेकिन ये प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि सबसे ऊंची चोटी कौन सी है इस पठार की। तो सबसे ऊंची चोटी है शिलांग, जो कि मेघालय की कैपिटल भी है, ठीक है। शिलांग सबसे ऊंची चोटी है। और देखिए यहाँ पर विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान भी पाया जाता है। सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मासिनराम स्थित है। और मासिनराम कहां पर स्थित है? देखिए खासी की पहाड़ियों में बीचों बीच। अच्छा, शिलांग भी यहीं पर स्थित है खासी की पहाड़ियों में। तो ये मासिनराम यहाँ पर स्थित है। यहाँ पर विश्व में सबसे ज्यादा बारिश होती है, 12 महीने बारिश होती है। लगभग 2600 सेंटीमीटर की बारिश होती है यहाँ पूरे विश्व में, ठीक है। तो आज के लिए हमारा ये टॉपिक यहीं पर कंप्लीट होता है। इसके बाद अगले टॉपिक में हम लोग रिसोर्स और खनिज के बारे में जानेंगे और उसके बाद हम लोग और आगे विस्तार में जाएंगे। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें हमारे स्टडी रूफ को और बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।